हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है न्यूक्लियर मॉडल। तो अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या देखा कि न्यूक्लियर डिके किस तरीके से होते हैं या फिर जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से होगी। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर मॉडल के बारे में। न्यूक्लियर मॉडल के अंदर क्या बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, यानी कि उसके अंदर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो किस तरीके का है, या फिर उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं कि उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके का है और वहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उनके ऊपर कोई सर्टेन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर मॉडल्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है, न्यूक्लियर सेल मॉडल होता है, कलेक्टिव मॉडल होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे मॉडल होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओनली डिस्कस करेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में। देखो, लिक्विड ड्रॉप मॉडल नाम से पता लग रहा है एक लिक्विड की ड्रॉप के जैसा मॉडल। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि हमने जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को एक लिक्विड की ड्रॉप की तरह कंसिडर किया है यहाँ पे। यानी कि जैसा बिहेवियर एक लिक्विड की ड्रॉप का होगा, सिमिलरली वैसा ही बिहेवियर किसका होगा, एक हमारा न्यूक्लियस का होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ सिमिलरिटीज बिटवीन लिक्विड एंड ड्रॉप। लिक्विड की ड्रॉप और न्यूक्लियस के बीच में कुछ क्या देख लेते हैं, सिमिलरिटीज। जैसे देखो, फर्स्ट पॉइंट में है कि अ लिक्विड ड्रॉप इज मेड अप ऑफ एटम्स, कि जो लिक्विड की ड्रॉप होती है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। सिमिलर तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो किससे मिलके बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बनता है। सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि जो लिक्विड की ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से, और न्यूक्लियस को भी हम किस तरीके का कंसिडर करते हैं, स्फेरिकल ही कंसिडर करते हैं। लिक्विड की ड्रॉप और न्यूक्लियस दोनों क्या होंगे, यहाँ पर होमोजीनियस होते हैं। लिक्विड की ड्रॉप और यहाँ पर लिक्विड की ड्रॉप और न्यूक्लियस बोथ आर होमोजीनियस, ये दोनों होमोजीनियस इनकम्प्रेसिबल होते हैं और इनकी कांस्टेंट डेंसिटी होती है। इंटर पार्टिकल फोर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर के ऊपर। यानी कि अगर हम देखें, जो फोर्स होगा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वो किसके कॉन्वेरेंट होगा, फोर्स ऑफ प्रोटॉन टू प्रोटॉन। और ये वाला फोर्स किसके कॉन्वेरेंट होगा, फोर्स ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। तो हमने यहाँ तक क्या देखा कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, इसको हम इसमें जो हम न्यूक्लियस है उसको एक लिक्विड की ड्रॉप के साथ कंपेयर करते हैं। क्या क्या सिमिलरिटीज होंगी इसके अंदर, कि लिक्विड की ड्रॉप एटम मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। सिमिलर तरीके से जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बनता है। लिक्विड की ड्रॉप स्फेरिकल होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, और न्यूक्लियस भी कैसा कंसिडर किया जाता है, स्फेरिकल। लिक्विड की ड्रॉप और न्यूक्लियस बोथ क्या होते हैं, होमोजीनियसली इनकम्प्रेसिबल होते हैं और इनकी कांस्टेंट डेंसिटी होती है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर के ऊपर। अब हम देख लेते हैं इसके आगे का पार्ट। तो आगे क्या है कि दिस बिहेवियर इज ऑल्सो सेम इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि जो अभी हमने बिहेवियर देखा कि जो फोर्स था न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का वो कॉन्वेरेंट था प्रोटॉन प्रोटॉन से। तो ये जो बिहेवियर है ना ये सेम होगा इन केस ऑफ आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड के केस में भी क्या होगा, ये केस सेम होगा। जैसे देखो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इज कॉन्वेरेंट टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सोलवेंट सोलवेंट एंड सोल्यूट सोलवेंट। अब क्या होगा यहाँ पे, लिक्विड की लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड न्यूक्लियस में गेट ब्रेक डाउन इनटू अ नंबर ऑफ ड्रॉप। जैसे एक लिक्विड की ड्रॉप है, अगर हम एक लिक्विड की ड्रॉप को ऊपर से छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिसोशिएट हो जाती है। बट हम क्या करते हैं, उसको जब दोबारा से कंबाइन करते हैं तो वो एक कंप्लीट रो बन जाती है। तो सिमिलर उसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिसोशिएट हो जाता है। और जब हम उनको दोबारा से रिकम्बाइन करते हैं तो वापस से वो कंप्लीट हमारे पास न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है इसको थ्योरेटिकल। अब ना हम इसको थोड़ा साइंटिफिक से एक्सपेरिमेंटल हम देखते हैं, इक्वेशंस के थ्रू देखते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियर सेल मॉडल है, सॉरी न्यूक्लियर सेल मॉडल नहीं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल को इंटरप्रेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक सेमी इम्पेरिकल बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन। क्या यूज करते हैं यहाँ पे? अ सेमी इम्पेरिकल बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन डेवलप बाय अ फिजिक्स साइंटिस्ट टू वेरीफाई द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। यानी कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल को वेरीफाई करने के लिए एक फिजिक्स के साइंटिस्ट ने हमें यहाँ पे एक सेमी इम्पेरिकल बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन दी थी। यहाँ पर सेमी इम्पेरिकल बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन होती क्या है? दैट इज माइनस बी जेड ए इज इक्वल्स टू प्लस ए माइनस बी ए रेज टू दी पावर 2/3 माइनस सी जेड स्क्वायर ए रेज टू दी पावर 1/3 माइनस डी ए माइनस 2 जेड का स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस ई बाई ए। यहाँ पर जो हर टर्म है ना वो अपना एक सिग्निफिकेंस रखती है। यहाँ पर जो बी हमें दिख रहा है, बी का मतलब होगा बाइंडिंग एनर्जी, जेड इज एटॉमिक नंबर और ए क्या होगा यहाँ पे? एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, और यहाँ पर हर जो टर्म है यानी कि ये टर्म अपना एक सिग्निफिकेंस रखती है। अब वो सिग्निफिकेंस क्या होगा हम वो देख लेते हैं कि जो टर्म नंबर 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम की एनर्जी को। यानी कि ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? वॉल्यूम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड जो ये वाली टर्म होगी बी ए रेज टू दी पावर 2/3, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? सरफेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलर तरीके से ये वाली जो टर्म होगी सी जेड स्क्वायर बाई ए रेज टू दी पावर 1/3, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? कुलाम्बिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। उसी तरीके से फोर्थ टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी? सिमेट्रिक एनर्जी को, और फिफ्थ टर्म रिप्रेजेंट करेगी पेयरिंग एनर्जी को। तो हम 1 by 1 क्या करेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेमी इंपेरिकल बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है वो देखी। उसके अंदर हर वर्ड अपना एक सिग्निफिकेंस रखता है। फर्स्ट टर्म इज करस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम एनर्जी एंड सेकंड टर्म विल बी करस्पॉन्डिंग टू सरफेस, थर्ड विल बी कुलाम्बिक, फोर्थ विल बी सिमेट्रिक एंड द फिफ्थ टर्म इज करस्पॉन्डिंग टू द पेयरिंग एनर्जी। सो अब हम सबसे पहले देखो वॉल्यूम एनर्जी को स्पेसिफाई करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है कि न्यूक्लियस जो होता है ना वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है स्फेरिकल की? 4/3 पाई आर क्यूब। और जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है? आर नॉट ए रेज टू दी पावर 1/3 होती है। जब हम ये आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे आर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 पाई एज इट इज रहेगा आर क्यूब। तो आर क्यूब की जगह हम क्या कर देंगे? आर की जगह हम क्या रखेंगे? आर नॉट ए की पावर 1/3। तो यहाँ पे हमने आर की जगह क्या रख दिया? आर नॉट ए रेज टू दी पावर 1/3 होल का क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी आ गई? 4/3 पाई, यहाँ पे क्या होगा? अब हम इसको ओपन करते हैं, आर नॉट ए रेज टू दी पावर 1/3 का क्या है? क्यूब है। हम क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे तो किस तरीके से होगा? ये आर नॉट की क्यूब, और यहाँ पर क्या है? ये ए रेज टू दी पावर, ये पावर जब अंदर आएगी तो इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? 3/3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, यानी कि आर नॉट क्यूब इंटू ए आ गया हमारे पास। तो यहाँ से वॉल्यूम कितनी आ गई हमारे पास? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। जहाँ पे ये सारी टर्म 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, ये क्या है? पूरी ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को इसको हम क्या रख देंगे? यहाँ पे स्मॉल ए रख देंगे। तो v इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा, और ए हमें चाहिए था यहाँ पे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? वॉल्यूम की एनर्जी आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर क्या आ गया? अभी मैंने बताया था कि ये जो टर्म है यहाँ पर ये सारी टर्म क्या है? कांस्टेंट है। 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो कैसा साइन आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाएंगे तो इसकी जगह हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, दैट इज a। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया? a। इट इज रिलेटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो न्यूक्लियस की टोटल वॉल्यूम है उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास पहले टर्म का सिग्निफिकेंस आ गया किस तरीके से आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेकंड टर्म किससे रिलेटेड है? सरफेस की एनर्जी से रिलेटेड है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे वो देखो।
यहाँ पे है कि टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पार्टिकल एट सरफेस एंड एडजस्टमेंट इज मेड बाय न्यूक्लियस एंड इट बिकम्स स्फेरिकल, यानी कि यहाँ पर सरफेस कैसा होगा उसका, स्फेरिकल होगा। यानी कि जो एक्सटेंट होगा फोर्सेस का वो डिफरेंट होगा इन पार्टिकल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और हमें पता है जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, r0 a⁻⁴ तो 4πr²। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोबारा से r की वैल्यू को पुट करेंगे, सिमिलर तरीके से इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब की बार यहाँ पे r0, देखो यहाँ पे क्या है, r0 a⁻⁴ का स्क्वायर है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, r0 का स्क्वायर होगा इंटू में a⁻, ये अंदर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो a⁻ क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4πr02 a⁻², जहाँ पे ये वाली जो टर्म होगी 4πr0 का स्क्वायर, ये क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कि सरफेस एरिया जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a⁻²/3, जहाँ पे a क्या है, एटॉमिक मास नंबर। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, दैट इज b, वो हमने क्या मान लिया यहाँ पे b। तो सरफेस की एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ गई, ba², और यही हमें क्या करना था, यहाँ से फाइंड आउट करना था, ba⁻²/3, यानी कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सरफेस की एनर्जी का भी हमने सिग्निफिकेंस निकाल लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, यानी कि कूलाम्बिक एनर्जी की किस तरीके से आएगी। अब कूलाम्बिक एनर्जी को देख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर पार्टिकल, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, और हमें पता है उसकी जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर हम इसको और भी मॉडिफाई करके लिखें तो यहाँ पर एनर्जी क्या बनती है, यहाँ पे -1/4πε0 Q1 Q2/r। यहाँ पर जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव टू रिप्लेसमेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये नेगेटिव साइन। तो इस आर की जगह हम कैपिटल आर रख दें, यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और फिर क्या करें, हम इस पूरे फॉर्मूले के अंदर दोबारा से आर की वैल्यू पुट करें, और आर की वैल्यू फिर से हम क्या पुट करेंगे, r = r0 a⁻1/3। तो जब हम यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे r0 a⁻1/3 जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा। इसको फर्दर हम क्या करेंगे, सोल्व करते जाएंगे, और एट लास्ट हमारे पास क्या होगा कि 1/4πε0 और r0, यानी कि ये जो पूरी टर्म होगी, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और फिर हम E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी -z²/a⁻²/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया C। तो ये हमारी क्या आ गई, कूलाम्बिक एनर्जी की। तो देखो हमें यहाँ पे यही निकालनी थी कूलाम्बिक एनर्जी, तो हमने यहाँ से इसको वेरीफाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारी एनर्जी आती है दैट इज सिमेट्रिक एनर्जी। तो सिमेट्रिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, किस तरीके से आएगी। तो सिमेट्रिक एनर्जी क्या होता है, सिमेट्रिक एनर्जी एक क्वांटम इफेक्ट होता है जो अराइज होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, जो ये बोलता है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही पेयर हो सकते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। क्या बोला उसने सिमेट्रिक एनर्जी के अंदर, कि ये क्वांटम इफेक्ट होता है जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से अराइज होता है, जो ये कहता है कि सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही पेयर अप कर सकते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। और ये सिस्टम अ सिस्टम हैविंग पेयर्ड पार्टिकल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और जिस सिस्टम के अंदर पेयर्ड पार्टिकल्स होते हैं या फिर जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उतने ही अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, और उसकी मैक्सिमम सिमेट्रिक एनर्जी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सिमेट्रिक एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, a-2z का स्क्वायर। जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पर हमने ये 2-4 स्टेप किए इसके, और एट लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a-2z का स्क्वायर। और जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम यहाँ से हटाएंगे तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, d पुट कर देंगे। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, d इंटू में a-2z का स्क्वायर, और यही हमें शायद यहाँ पे देखो निकालना था, d इंटू a-2z का स्क्वायर बाई a।
तो ये यहाँ से हम फाइंड आउट कर देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेयरिंग एनर्जी की। पेयरिंग एनर्जी के अंदर क्या होगा, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंट, इसमें ये पाया गया कि जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनकी बाइंडिंग एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सिंगल न्यूट्रॉन प्रोटॉन। पेयरिंग एनर्जी में क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी जो बाइंडिंग स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सिंगल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इस पेयरिंग एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिप्रेजेंट कपलिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद इटसेल्फ। तो इस केस के अंदर क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी के अंदर जो हमारी सेमी इंपेरिकल बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन होती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है एक पैराबोलिक कर्व के अंदर। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक पैराबोलिक कर्व के अंदर कन्वर्ट हो जाती है टू रिप्रेजेंट अ रेडियो एक्टिव डिके फॉर मास, जिसका मास नंबर कितने से ज़्यादा होता है, 80 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट था ए, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो ये वाला कांस्टेंट है ए, कौन सा कांस्टेंट होगा, ये वाला ए। इस ए की वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 14.1 रख देंगे, और इस बी की जगह 13, सी की जगह 0.6 और डी की जगह 20 और ई की जगह 125। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी पेयरिंग एनर्जी बन जाएगी, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक पैराबोलिक कर्व को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर है यहाँ पे फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ए, अब ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है ए के लिए, जेड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो मैंने बोला ना कि फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ए की क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है और जेड है वेरिएबल। तो इन दोनों टर्म के अंदर क्या है, हमारे पास ए है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, कलेक्टिवली मैंने इनको के लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ए क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट वैल्यू थी, तो इनको कलेक्टिवली के लिख दिया। और इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें जेड वेरिएबल है, दैट्स वाई नहीं लिखा। तो इसमें ये पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस के को उधर लेके जाएंगे, यानी इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब वो ग्राफ किस तरीके का होगा वो देखो यहाँ पे। सो सबसे पहले हम क्या किया, हमने इस के को हम उधर लेके गए, ये इक्वेशन लिखी, ये जो इक्वेशन आई दैट इज पैराबोलिक इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है हमारे पास, इट इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। अब इसके बाद क्या होगा, इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं वो किस किस के बीच में करते हैं, -b+k और एटॉमिक नंबर के बीच में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो पैराबोलिक कर्व इसी तरीके की होती है। तो अब इसको याद करने, यहाँ पे हमारे पास सीरियम, प्रोमीथियम, इसका सभी का मास नंबर सेम है 141, एटॉमिक नंबर इसका 57, 58 और इसका 60। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो है सिर पर पीएम, ठीक है, सिर पर पीएम, सिर पर और पीएम। तो ये क्या है, एक ट्रिक है इसको याद रखने की। तो सिर पर पीएम, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ होगा जो पेयरिंग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आया है। तो ये हमारा हो गया पूरा लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में, कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स का अरेंज उसके अंदर किस तरीके का होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन किस तरीके से वहाँ पे अरेंज होते हैं, उन सब के बारे में। फिर हमने इसको एक फिजिक्स की साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी, दैट इज सेमी इंपेरिकल बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको स्टडी किया। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियर फिजन किस तरीके से होता है, न्यूक्लियर फिजन थ्रू लिक्विड ड्रॉप मॉडल, कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल से न्यूक्लियर फिजन किस तरीके से होगा। तो देखो, एक तो होता है हमारे पास फिजन और एक होता है फ्यूजन। तो फिजन का मतलब होता है फिजन, यानी कि एक बहुत हैवी मास बॉडी है और वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाती है, तो वो होता है फिजन। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूज होना एक दूसरे के अंदर, यानी कि दो कोई स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, फ्यूज हो गए, तो वो कहलाता है फ्यूजन। तो इसमें हम देख लेते हैं न्यूक्लियर फिजन थ्रू लिक्विड ड्रॉप मॉडल, कि किस तरीके से एक हैवी न्यूक्लियस है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिसोशिएट होता है।
तो क्या होगा यहाँ पे कि जो स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है उसका बहुत ही मिनिमम सरफेस एनर्जी होती है। उसकी क्या होगी, बहुत ही मिनिमम सरफेस एनर्जी होने की वजह से जब हम उसके ऊपर किसी प्रोजेक्टाइल का हिट करवाते हैं, और प्रोजेक्टाइल क्या हो सकते हैं यहाँ पर, या तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं या फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को हम एज अ बेस्ट प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो क्या बोला मैंने कि हमारे पास कोई भी एक स्फेरिकल न्यूक्लियस है जिसकी मिनिमम सरफेस एनर्जी है, उसको हम हिट करवाते हैं किसी स्मॉल प्रोजेक्टाइल से, तो जो शेप होती है ना वो चेंज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। यानी कि जैसे ही उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा कोई न्यूक्लियस था, हैवी न्यूक्लियस था, टारगेट था। इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल का हिट करवाया। जैसे ही हमने इस पे प्रोजेक्टाइल का हिट करवाया तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया, ये स्फीयर किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ने लग गया। सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो एनर्जी विल इंक्रीज, तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जो हमारा न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा पार्ट्स के अंदर। यानी पहले हमारे टारगेट पे किसने, प्रोजेक्टाइल ने हिट किया, ये एक्साइटेड स्टेट में गया, धीरे धीरे इसका सरफेस एरिया क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा। इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज हुई, और एनर्जी इंक्रीज होती होती पहले ये इस शेप में कन्वर्ट हो गया, और एट लास्ट ये किस में कन्वर्ट हो गया, दो अलग अलग पार्टिकल्स के अंदर ये क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। और जो ये दो अलग अलग पार्टिकल्स बने इनको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं हम इनको, डॉटर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियर फिजन थ्रू लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब हम देख लेते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या होंगी लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। तो सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था ना, इसने न्यूक्लियस का बिहेवियर एक्साइटेड स्टेट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया फॉर न्यूक्लियर फिजन और लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। इसने सेमी एम्पेरिकल बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन के लिए हमें एक अच्छा बेस प्रोवाइड करवाया। दो मेरिट्स है कि क्या क्या, कि एक तो इसने न्यूक्लियस के बिहेवियर को एक्साइटेड स्टेट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया फॉर न्यूक्लियर फिजन और फॉर लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, और इसने सेमी एम्पेरिकल बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन के लिए हमें एक बेस भी प्रोवाइड करवाया। अब डीमेरिट्स क्या क्या होंगी, जो इसकी मेजर लिमिटेशंस क्या क्या होंगी, दैट इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एट मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसने क्या नहीं किया, इसने जो स्टेबिलिटी है मैजिक नंबर की उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मैजिक नंबर। इसके साथ साथ इसने क्या और क्या एक्सप्लेन नहीं किया, इट कैन नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मोमेंट। इसने न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मोमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, एंड डिस्टोर्टेड न्यूक्लियाई को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लिक्विड ड्रॉप मॉडल डज नॉट डील विद द फीलिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड देयर अरेंजमेंट इन पर्टिकुलर सेल्स। इसने लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की फीलिंग्स के साथ भी ये डील नहीं करता कि किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।